साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस पूरे सीरीज में हम लोग हर सेट में 10 ही क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कई सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखते हुए चलिएगा। यहाँ पे देखिएगा, यह क्वेश्चन आपका पाई चार्ट से दिया है और पाई चार्ट का जो डाटा होता है वह 2 फॉर्म में मिलेगा आपको, या तो परसेंटेज के फॉर्म में या फिर डिग्री के फॉर्म में। जब डाटा परसेंटेज के फॉर्म में देगा उस केस में पूरा मिला के आपका होगा 100%, और जब आपका डिग्री के फॉर्म में देगा उस केस में पूरा मिला के आपका होगा 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्किल बनाया और सर्किल का मतलब क्या होता है 360 डिग्री। परसेंटेज में 100% का मतलब होता है टोटल, और डिग्री के फॉर्म में 360 डिग्री का मतलब होता है टोटल। अब क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि डिग्री के फॉर्म में डाटा देगा, उसको परसेंटेज में बदलने के लिए बोलेगा, और परसेंटेज के फॉर्म में डाटा देगा, उसको आपको डिग्री के फॉर्म में बदलने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक शॉर्टकट मेथड है कि अगर मान लीजिए कि कभी क्वेश्चन आपका प्रतिशत के फॉर्म में दिया, ठीक है, डाटा आपका किस फॉर्म में दिया, प्रतिशत के फॉर्म में दिया, और आपको उसको डिग्री के फॉर्म में बदलना है ना, तो आप उसमें गुना कर दीजिए 18/5 से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कितना से गुना करिएगा? 18/5 से। इससे वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में। और अगर मान लीजिए डिग्री में दे रखा है, तब आप क्या करिएगा, उसमें 5/18 से गुना करिएगा, तो वह आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वह आपका परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। यह जो 18/5 है और 5/18 है, इसको आप टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर भी यूज करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में आने के लिए, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए। यहाँ पे देख लीजिएगा, 18/5 और 5/18 में से बड़ा कौन है? 18/5। और परसेंटेज और डिग्री में बड़ा कौन है? तो डिग्री में 360 डिग्री होता है टोटल, और 100% परसेंटेज में 100% होता है टोटल। तो बड़ा वैल्यू डिग्री का है, तो बड़का आपका डिग्री हो गया। तो बड़का में जाना होगा तो बड़के से गुना, और छोटका में जाना होगा तो छोटके से गुना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। डिग्री में जाना होगा 18/5 से, परसेंटेज में जाना होगा 5/18 से। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या बोला है। छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। नीचे जो चार्ट है उसमें प्रदर्शित किया गया है। चार्ट को पढ़े और उन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे। वीणा 30%, तबला 29%, गिटार 25% और वायलिन 16% लोग बजाता है। अब क्वेश्चन क्या है? वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण क्या होगा? किससे संबंधित? वायलिन। वायलिन का डाटा यहाँ पे किस फॉर्म में दे रखा है? परसेंटेज के फॉर्म में। तो वायलिन का डाटा यहाँ परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है, और हम लोगों से आंसर बस डिग्री के रूप में पूछा है। तो परसेंटेज से डिग्री में जाने के लिए हम क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर देंगे। यही तो हमने आपको बताया है। परसेंटेज से डिग्री में जाने के लिए बस आपको क्या करना है? 18/5 से गुना कर लेना है। तो वायलिन से संबंधित जो डाटा है वह परसेंटेज के फॉर्म में 16% है। हमें इसको कोण के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी डिग्री में कन्वर्ट करना है। बस हम इसमें 18/5 से गुना करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। 16 में 18 से गुना करिए, 16 × 16 256, 16 दूना 32, यानी कि 288 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब 288 में आप 5 से भाग करिए, 5 से भाग करिए, 5 × 25, यहाँ 3 बचेगा, 5 × 7 = 35, 3 × 5 = 6 = 30, यानी 57.6। अब यह किस फॉर्म में आ जाएगा? डिग्री के फॉर्म में। तो वायलिन से संबंधित सेक्टर का जो कोण होगा वह 57.6 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि बीना से संबंधित सेक्टर का कोण कितना होगा, परसेंटेज के फॉर्म में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, हम 18/5 से गुना करेंगे। अगर तबला से संबंधित सेक्टर का कोण पूछता तो हम 29 में गुना करते 18/5 से। उसी तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे वैल्यू आपका डिग्री में आ चुका है। मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपका डाटा ही डिग्री के रूप में देता और आपसे परसेंटेज में मान पूछा होता, तो आप क्या करते? उसमें 5/18 से गुना करते, ठीक है। चलिए, तो यह था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यह क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, यानी कि द्विघात समीकरण से है। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिएगा। 2 क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इससे हम लोग इस टॉपिक के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। बोला क्या गया है? देखिए, एक द्विघात समीकरण के 2 मूल है, x का मान 1/11 और x का मान -1/9। वैसे भी देख लीजिए, जो द्विघात समीकरण होता है ना, उसका 2 मूल होता है। एक मूल को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से, और दूसरे मूल को हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से। अच्छा, अल्फा और बीटा का मतलब क्या हुआ? इसका यह मतलब है कि जब भी किसी भी द्विघात समीकरण को आप सोल्व करिएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखिए, यही स्टैंडर्ड फॉर्म है, x²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण हम लोग उसको बोलेंगे जो आपका इस फॉर्म में होगा, जिसका मैक्सिमम पावर जो होगा वह 2 होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और स्टैंडर्ड फॉर्म आपका यही है। इसमें जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है उसको हम ए बोलते हैं, और जो x का कॉफिशिएंट होता है उसको हम b से डिनोट करते हैं, और जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, c से। और जब भी किसी द्विघात समीकरण को आप सोल्व करिएगा तो x का 2 वैल्यू आएगा, है ना, उसका 2 रूट निकलता है, 2 हल निकलता है, उसको हम लोग हल बोलते हैं या फिर रूट बोलते हैं या फिर मूल बोला जाता है। उसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से। तो यहाँ किसी द्विघात समीकरण को जब सोल्व किया गया तो x का 2 वैल्यू आया, एक तो वैल्यू आया 1/11, तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं अल्फा से, और दूसरा वैल्यू x का आया -1/9, इसको हम डिनोट कर लेते हैं बीटा से। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करिएगा तो 2 सॉल्यूशन आपको मिलेगा, x का 2 मान मिलेगा, तो एक को हम डिनोट करेंगे किससे, अल्फा से, और दूसरे को डिनोट करेंगे किससे, बीटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब आगे चलिए। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें बताना है समीकरण को निम्न में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान दिया है और हमें बनाना है इसके मदद से इक्वेशन। इसके मदद से क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो द्विघात समीकरण का जो इक्वेशन होता है वह क्या होता है, द्विघात समीकरण का इक्वेशन देख लीजिए, पहला फॉर्म है इक्वेशन का एक्स स्क्वायर, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो यह तो रहेगा, उसके बाद लिखते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। जब भी किसी द्विघात समीकरण को आपको लिखना हो ना, कब, जब द्विघात समीकरण का दोनों मूल यानी अल्फा और बीटा दे रखा हो, तो इस फॉर्मूला के मदद से आप अपना इक्वेशन लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि वह कौन सा समीकरण है जिसका मूल अल्फा और बीटा है। और दूसरा जो तरीका है वह तरीका है आपका एक्स माइनस अल्फा, डायरेक्ट देख लीजिए, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, अल्फा लिख लिया है ना, एक्स माइनस बीटा बराबर 0। इसको भी आप सोल्व करिएगा तो इतना हो जाएगा। तो आप इस दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का उपयोग करके अपना इक्वेशन लिख सकते हैं, या तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर इस फॉर्म में। तो गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है वो आपका इस फॉर्म में दे रखा है, तो हम इस फॉर्मूला का उपयोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो x माइनस अल्फा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे x माइनस अल्फा के जगह अल्फा का वैल्यू क्या है 1/11, तो x माइनस 1/11 लिखेंगे, इंटू आगे क्या है आपका, इंटू x माइनस बीटा, बीटा यानी जो दूसरा मूल है क्या है आपका -1/9, माइनस 1 बट्टा कितना है 9, यह हो गया आपका बीटा का मान, और बराबर में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। इसको सोल्व करिए, देखिए 11 से इसमें गुना 11x माइनस 1, क्या होगा यहाँ पे 11x माइनस 1, और बट्टा में कितना, बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा आपका 11, इंटू आगे चलिए, इंटू आगे चलिए, यहाँ पे देखिएगा इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, इसका कैलकुलेशन तो यही होगा, इंटू यहाँ पे कैलकुलेशन करिए 9x, ठीक है, और यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, और बट्टा में यहाँ पे क्या होगा 9x प्लस 1/9 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जो बट्टा वाला वैल्यू है वो इस तरफ जाएगा तो गुना में, तो 11 से 0 में गुना 0 हो जाएगा, 9 से 0 में गुना 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास फाइनल क्या बचेगा 11x माइनस 1 इंटू 9x प्लस 1, यही तो हमारे पास बचेगा, बराबर में क्या होगा 0 हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन होगा वह होगा 11x माइनस 1 इंटू 9x प्लस 1, यानी विकल्प सी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर हमें इन चीज़ों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, है ना, इसको हम मूलों का योग, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूल है ना, मूलों का योग गुना x प्लस मूलों का गुणनफल, इस तरीके से भी हम लोग इसको लिखते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है उसका 2 हल होता है, 2 रूट होता है, एक को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, एक को डिनोट करते हैं बीटा से, और जब भी 2 हल दे और आपको इक्वेशन बनाने के लिए बोले तो आप इस दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। आप एक बार ऑप्शन देख लीजिएगा कि ऑप्शन किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में दे रखा था तो हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग कर लिए। ठीक है, चलिए डायरेक्ट भी हम लोग क्या कर सकते थे, देखिए x माइनस, हम क्या लिख सकते हैं x माइनस अल्फा यानी 1/11 इंटू x माइनस बीटा, x माइनस 1/9 यानी प्लस 1/9 हो जाएगा, बराबर में कितना 0। बस इसको सोल्व कर लीजिए, 11x माइनस 1, 11x माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x प्लस 1,
और यहाँ भी बट्टा में 11, यहाँ भी बट्टा में 9, तो बट्टा वाला तो उधर जाके 0 में गुना होगा, मतलब इतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपने क्या समझा, आपने यहाँ से सीखा कि कोई भी जो द्विघात समीकरण होगा उसके मूलों का संख्या कितना हो जाएगा, मूलों का संख्या आपका 2 हो जाएगा। इक्वेशन बनाने का तरीका आपने सीखा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक यह भी क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो बहुत पूछा जाता है। इसमें क्या है कि यह जो समीकरण है उसका 2 मूल में से एक मूल दे रखा है 2, दूसरा मूल हमें बताना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन होता है, तो एक सॉल्यूशन दे रखा है, दूसरा हमें बताना है। दूसरा सॉल्यूशन कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले जो x का मान दे रखा है ना, उसको इसमें अगर आप पुट करते हैं, x का मान अगर इसमें पुट करते हैं तो इससे k का मान निकल जाएगा। तो पहले आप k का मान निकालिए, तो x का मान डालिए इसमें, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस x के जगह 2, तो 24 दूना कितना हो जाएगा आपका 48, प्लस k बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। अब 4 में से 48 माइनस करिएगा, -44, -44 बराबर के इस तरफ आएगा तो +44, +44 यही वैल्यू किसका हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा। तो जब हमने x का मान इस इक्वेशन में रखा तो इससे किसका मान निकल गया, k का मान आपका निकल गया। ओके, अब चलिए, अब आप इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन क्या है होगा आपका, x स्क्वायर माइनस 24x, x स्क्वायर माइनस 24x प्लस k, तो k का वैल्यू तो अब आपका आ चुका है कितना 44 बराबर कितना 0। तो जब इक्वेशन आपका आ चुका है तो अब इसके मदद से, इक्वेशन अगर आपका आ चुका है तो इसके मदद से x का दोनों मान निकाल सकते हैं। एक मान तो x का ऑलरेडी निकाला जा चुका है, दूसरा मान आप निकाल लीजिए। एक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वह ज़्यादा प्रोसेस वाला हो जाएगा। तो डायरेक्ट तरीका क्या है, डायरेक्ट देख लीजिए। तरीका यह है कि गौर से देखिएगा, 2 ऐसा संख्या आप चुनिए जिसको गुना करने पर 44, ठीक है, गुना करने पर 44 और जोड़ने और घटाने पर -24 आ जाए। क्या आपको करना है, 2 ऐसा संख्या चुनना है जिसको गुना करने पर 44 और जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए, -24 आ जाए। तो ऐसा संख्या तो आपका होगा, ऐसा संख्या आपका होगा -22 और -2। -22 में -2 जोड़िएगा -24 हो जाएगा, और -22 में -2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, +44 हो जाएगा। तो ऐसा संख्या क्या होगा, -22 -2। अब इसी का चिन्ह बदल दीजिए, वही आपका x का वैल्यू हो जाएगा। यानी x का एक वैल्यू होगा 2 और एक वैल्यू होगा आपका 22। तो एक वैल्यू तो x का निकल चुका था, दूसरा हम लोग कितना निकाल लिए, दूसरा हम लोग निकाल लिए 22। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का यही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी हो जाएगा। जैसे ही यह इक्वेशन आपका आ गया तो यहाँ से तो आप निकाल ही सकते हैं ना x का वैल्यू। तो x का एक वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम 2 ऐसा संख्या चुनेंगे जिसको गुना करने पर 44 +44 और जोड़ने घटाने पर -24 आ जाए। तो ऐसा संख्या कौन होगा, 22 और 2। अब दोनों का चिन्ह क्या होगा, तो घटाने पर -44, तो दोनों माइनस में रहेगा तभी तो जुटेगा। तो -22 -2 -24 और दोनों माइनस में रहेगा तभी तो गुणनफल 44 होगा। अब लास्ट में हमें क्या करना है, दोनों का चिन्ह बदल देना है। तो एक x का मान 2 हो जाएगा, दूसरा 22, एक मूल तो दे रखा था, दूसरा हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए नंबर 5 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोला गया है, यह आपका एक एक्सप्रेशन है, बोला है इसको इससे अगर भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना से भाग करना है, x³ - 2 से भाग करना है। तो जितना से भाग करना है उतना बराबर 0 लिखिए। यहाँ से x³ का मान निकालिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। -2 है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। जितना से भाग देना है उतना बराबर क्या किए हैं, हम 0 किए हैं। अब यहाँ से जो आपका x का मान आया है या फिर x³ का मान आया है उसको इसमें पुट कर दीजिए, शेष आपका निकल जाएगा। फिर से सुनिएगा क्या करना है, बोला है इसमें इससे भाग करेंगे तो शेष क्या होगा। तो जब भी अलजेब्रिक फॉर्म में डाटा दे, बीजीय व्यंजक के फॉर्म में डाटा दे और शेष आपको निकालना हो तो जितना से भी भाग देना हो उतना बराबर आप लिखिए 0। यहाँ से जो xy का वैल्यू आएगा उसको इसमें पुट करिएगा, शेष आपका निकल जाएगा। तो x³ का वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे x³ तो नहीं है तो हम 4 × x⁶ को हम लिख सकते हैं ऐसे, x³ का होल स्क्वायर। x³ के फॉर्म में इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि x³ का वैल्यू हमें पता है। -5 × x³ का मान बोलिए कितना है, x³ का मान 2 है। 2 लिखने के बाद फिर क्यूब मत करिएगा क्योंकि x³ का ही मान 2 है, तो x³ के जगह हम 2 रखेंगे। इसके बाद -3, अब इससे हमारा शेष निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए x³ के जगह क्या लीजिएगा, x³ के जगह 2 लीजिएगा। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके यह हो जाएगा आपका 16, -5 दूना 10,
-3। 16 में से 10 माइनस करेंगे 6, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, यानी कि फाइनल जो आपका शेष आएगा वह कितना आ जाएगा, विकल्प ए आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में शेष निकालने के लिए आप क्या करते हैं, जितना से भाग देना होता है उतना बराबर लिखते हैं 0, वहाँ से जो एक्स वाई का मान आता है उसको इसमें पुट करेंगे, इससे आपका शेष क्या होगा, निकल जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका क्या होगी। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि गुणनखंड किसको बोलते हैं, फिर माध्यिका निकालेंगे। गुणनखंड हम लोग बोलते हैं किसी भी संख्या को काटने वाली संख्या को। तो 48 को काटने वाली जो भी संख्या होगी वह 48 का गुणनखंड होगा। तो 48 का सभी गुणनखंड देखिए कौन होगा, 48 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 भी काटेगा, 4 भी काटेगा, 5 नहीं काटेगा, 6 भी काटेगा, 7 नहीं 8 काटेगा, इसके अलावा 12 भी काटेगा इसको, फिर 16 भी काटेगा, इधर 18 19 20 21 22 नहीं 24, और इसके बाद सीधे कौन काटेगा इसको, 48 काटेगा। तो यही आपका क्या हो गया, 48 का सभी धनात्मक गुणनखंड हो गया। 48 का सभी धनात्मक गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48 यही होगा। अब हमें इसका क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है ना। हमें इसका माध्यिका यानी कि मीडियन बताना है। तो माध्यिका क्या क्या होता है, माध्यिका जब भी निकालना होगा तो जो भी आंकड़ा दिया जाएगा उसको या तो आरोही क्रम में सजाइए या फिर अवरोही क्रम में। ज़्यादा अच्छा होगा कि आप आरोही क्रम में सजाइए, और आरोही क्रम में सजाने के बाद जो संख्या बिल्कुल बीच में आएगा वही माध्यिका होगा। लेकिन अगर बीच में दो संख्या आ जाए तो फिर उस दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, वही आपका माध्यिका होगा। ध्यान से सुनिएगा, संख्याओं को आरोही क्रम में सजाने के बाद जो संख्या बिल्कुल बीच में आएगा वही माध्यिका होगा। लेकिन बीच में अगर 2 संख्या आ जाए उस केस में दोनों को जोड़ करके भाग करेंगे 2 से। जैसे 3 संख्या आएगा तो बीच में दूसरा संख्या, 5 संख्या आएगा तो बीच में तीसरा संख्या। लेकिन अगर 4 संख्या आएगा उस केस में क्या होगा, बीच में 2 संख्या बचेगा, तो उन दोनों को जोड़ के हम लोग भाग करेंगे कितना से, 2 से। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ डाटा देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ डाटा यहाँ पे 10 है। तो बीच में क्या होगा, देखिए 4 तो आप लेफ्ट से हटा लीजिए और 4 संख्या राइट से हटा लीजिए। बीच में आपका क्या बचा है, 6 और 8, बीच में 2 संख्या बचा, तो इसी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर लीजिए, यही आपका माध्यिका हो जाएगा। 6 8 14 बट्टा 2 कितना होगा, 7। तो इन आंकड़ों का जो माध्यिका होगा वह आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करने की नौबत कब आती है, जब आंकड़ों की संख्या जो है वह इवेन हो, यानी आंकड़ों का संख्या सम हो। जैसे 10 संख्या 12 संख्या 8 संख्या 16 संख्या, उस केस में ना बीच में 2 संख्या आएगा। लेकिन जब आंकड़ों का संख्या ऑड हो, यानी 5 संख्या 7 संख्या 9 संख्या 11 संख्या 13 संख्या, उस केस में बीच में आपका एक ही संख्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा माध्यिका होगा वह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यह आपका ज्योमेट्री से है। हमें इस क्वेश्चन में देखिए क्या बताना है, बोला है ए बी समानांतर है सी डी। चलिए ए बी और सी डी यह दोनों रेखा है वो समानांतर है। ठीक है, समानांतर है। समानांतर का मतलब है कि इन दोनों के बीच में कहीं से भी आप अंतर मापिएगा तो क्या होगा, बराबर होगा। आगे एंगल ए एफ ई यानी इस वाले एंगल का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 30 डिग्री। इस वाले एंगल का वैल्यू आपका दिया है 30 डिग्री। और हम लोगों से पूछा एंगल एफ सी डी यानी इस वाले एंगल का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसी वाले एंगल का मान हम लोगों को बताना है। ध्यान से देखिएगा, देखिए हमें एक चीज पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यह बात अच्छी तरह से पता है। तो इस वाले कोण का माप देख लीजिए, इस तरह से लिखने का मतलब कि 90 डिग्री, और 90 और 30 कितना होता है, 90 और 30 120, यानी यह जो तीसरा कोण होगा वह आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कोण कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। कई कॉन्सेप्ट है, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कई कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 2 कोण में से एक 90 है एक 30 है, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120। तो तीसरा कोण 60 होगा, तभी तो 180। और वैसे भी यह 90 है तो बाकी का दोनों मिला के 90 होगा। अब आगे चलिए, एक और कॉन्सेप्ट है, सीधी रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। तो गौर से देख लीजिए, यही तो आपका सीधी रेखा है, तो इस पे 180 डिग्री, तो इस तरफ से 60 है, तो इस तरफ से जो कोण होगा वह कितना डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री। तो यहाँ वाले एंगल का वैल्यू आपका पता लग गया है कि इस एंगल का माप, यह जो बाहर वाला एंगल है उसका मान आपका 120 डिग्री होगा। यहाँ पे एक और थ्योरम आप लागू कर सकते हैं। थ्योरम कौन सा, कि त्रिभुज में किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो कोण बनेगा वह सामने के दोनों अंतःकोण के योग के बराबर। देख लीजिए, इस भुजा को आगे बढ़ाने पर बाहर में जो कोण बना भीतर के दोनों अंतःकोण के योग के बराबर, यानी 90 + 30 120 के बराबर हो गया। ठीक है, अब आगे चलिए,
अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वह लाइन और एंगल से। इस तरह से अगर दो रेखा समानांतर हो और उसका अगर एक तिर्यक छेदी रेखा काटे, उस केस में क्या होता है कि एकांतर कोण बराबर होता है, साथ में संगत कोण भी बराबर होता है। एकांतर कोण किसको बोलेंगे, गौर से देखिएगा। सबसे पहले संगत कोण देखिए, संगत, इस कोण का संगत कोण यह वाला। संगत का मतलब कि यहां देखिए लाइन के ऊपर दाहिने तरफ वाला कोण, इस लाइन के ऊपर दाहिने तरफ वाला कोण, दोनों का पोजीशन सेम है तो यह संगत कोण। उसी तरीके से देख लीजिए लाइन के नीचे वाला कोण, यहां भी लाइन के नीचे वाला कोण, यह संगत कोण हो जाएगा। इस लाइन के नीचे वाला कोण, बाईं ओर लाइन के नीचे वाला कोण, यह संगत कोण कहलाएगा। यानी बिल्कुल सेम पोजीशन पर जो होगा वह आपका संगत कोण कहलाएगा। तो देख लीजिए यह दोनों रेखा क्या है, यह रेखा और यह रेखा समानांतर है। इसको एक तिर्यक छेदी रेखा यह काटा, ठीक है, यही है ना, तिर्यक छेदी रेखा काटा। तो इस कोण और यह कोण दोनों क्या होगा, संगत कोण। लाइन के ऊपर बना कोण, यहां भी लाइन के ऊपर बना कोण, संगत कोण। तो संगत कोण का माप आपस में क्या होगा, बराबर। तो यह आपका कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। यह 120 है तो यह भी आपका कितना होगा, 120 डिग्री। इसी का मान हमें बताना था। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपका यह भी है, संगत कोण के बारे में हमने आपको बताया। दूसरा, एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। एकांतर कोण किसको बोलेंगे, देखिए इस कोण का एकांतर कोण यह वाला होगा, ठीक है। देखते चलिए, गौर से समझते चलिएगा। इस वाले कोण का एकांतर कोण यह वाला, तो यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। उसी तरह से इस कोण का एकांतर कोण आपका यह वाला होगा, तो यह दोनों आपस में क्या होगा, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसके अलावा देख लीजिए, इसके अलावा अंतः कोण देख लीजिए, यह भी नीचे से और यह ऊपर से, दोनों भीतर बना कोण है एक ही तरफ, इसका योग भी आपका 180 डिग्री होता है। अंतः कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री। और सम्मुख कोण बराबर, इस कोण के बराबर में यह कोण, दोनों सम्मुख है, इस कोण के बराबर यह कोण होगा, ठीक है। सम्मुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो कई सारे कॉन्सेप्ट है। यहां पे 60 है तो इस वाले एंगल का माप भी क्या होगा, 60 हो जाएगा। तो यह कोण और यह कोण अंतः कोण हो जाएगा, और अंतः कोण का योग 180 डिग्री, यह 60 है तो यह आपका 120 डिग्री। तो कई सारा कॉन्सेप्ट है जिसके मदद से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किए, फिर से देख लीजिए। देखिएगा यहाँ पे यह 90 है, इस वाले एंगल का माप 30 दे रखा है, ठीक है। तो यह आपका पक्का कितना होगा, 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री तो यह भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और दोनों अंतः कोण का योग, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटेगा तो यह दोनों कोण अंतः कोण कहलाएगा। इसका योग 180, 60 है तो यह आपका कितना हो जाएगा, 120। आंसर हो गया हमारा विकल्प बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यह क्वेश्चन देखिए ज्योमेट्री से बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है आपका रेलवे ग्रुप डी में और एनटीपीसी एग्जाम में, ठीक है। गौर से देखिएगा क्या है, यहाँ पे क्या है कि एक वृत्त की दो जीवा है। एक जीवा है आपका ए बी और दूसरा जीवा है आपका सी डी, और यह दोनों जीवा एक दूसरे को अंतः रूप से विभाजित कर रहा है। कहाँ पे, ई पे काट रहा है एक दूसरे को। तो जब भी वृत्त के भीतर कोई दो जीवा एक दूसरे को काटे, उस केस में क्या होता है कि एक जीवा के दोनों भाग का गुणनफल दूसरे जीवा के दोनों भाग के गुणनफल के बराबर। अच्छा, ए बी जीवा का पहला भाग क्या होगा, ए ई हो जाएगा, तो आप लिखिए ए ई। अच्छा, इसका दूसरा भाग क्या होगा, इसका दूसरा भाग बी हो जाएगा। तो ए ई गुना बी जो होगा, एक जीवा के दोनों भाग का जो गुणनफल होगा वह दूसरा जीवा कौन है, सी डी। इसके पहला भाग क्या है आपका सी ई, और दूसरा भाग इसका क्या है आपका ई से लेकर के डी तक डी ई, इसके गुणनफल के बराबर हो जाता है, ठीक है। जब भी वृत्त की दो जीवाएं एक दूसरे को अंतः रूप से विभाजित करे, उस केस में क्या होता है कि एक जीवा के दोनों भाग का गुणनफल, दो भाग में बटेगा, दोनों भाग के का गुणनफल दूसरे जीवा के दोनों भाग के गुणनफल के बराबर हो जाता है। मतलब ए गुने बी बराबर सी गुने डी। इस पार्ट का गुणनफल गुना इस पार्ट का गुणनफल बराबर इस पार्ट का गुणनफल गुना इस पार्ट का गुणनफल। अब आप क्वेश्चन को सोल्व करिए। देखिए वैल्यू क्या दे रखा है, ए ई का मान है 5, ए ई का मान यहाँ से यहाँ तक का मान 5, बी का मान 15, बी का मान कितना है 15 है। आगे चलिए, सी का मान 25, सी कितना दे रखा है 25 दे रखा है। क्या निकालना है हमें, डी ई, इसका मान निकालना है, इसको हम x मान लिए। चलिए ए ई के जगह ए ई का मान रखिए, कितना हो जाएगा 5 है ना, यहाँ से यहाँ तक 5 और इधर कितना है 15, 5 गुना 15 एक जीवा के दोनों भाग का गुणनफल दूसरा जीवा के दोनों भाग के गुणनफल के बराबर। तो सी का वैल्यू कितना 25 और डी का वैल्यू x, 5 गुना 15 बराबर 25 गुना x। सोल्व करिए, यहाँ से देखिए काटिए, 5 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 5 25 और 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 3 इधर बचा है, इधर क्या है आपका x, x का वैल्यू 3 हो गया, x क्या माने थे d का वैल्यू माने थे। तो d हमारा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, d हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। हालांकि देखने में वही पार्ट छोटा लग रहा है बट ये आपका फिगर का प्रॉब्लम है, बट इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है 9, 40 और 41 सेंटीमीटर लंबी भुजा
वाले एक त्रिकोण के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे त्रिभुज का भुजा क्या दे रखा है, 9, 40 और 41। 9, 40 और 41, इन भुजाओं को देख के ही लग रहा है कि यह जो भुजा है वह आपका किसका है, राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी समकोण त्रिभुज का। किसका है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का यानी समकोण त्रिभुज का। इसके लिए आपको ट्रिपलेट अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, जो कि पीछे जो ट्रिग्नोमेट्री का हम क्लास किए हैं उसमें भी ट्रिपलेट पढ़ाए हैं, और इससे पहले भी स्पेशल ट्रिपलेट हम आपको पढ़ाए थे, 3, 4, 5 है ना, 5, 12, 13, यह सब ट्रिपलेट है, जिसको देख के ही पता चलता है कि आपका समकोण त्रिभुज का भुजा है, और यह कई जगह काम आएगा, इसलिए ट्रिपलेट को अच्छी तरह से जरूर देख लीजिएगा। तो यह आपका साइड जो है वह समकोण त्रिभुज का है। समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। सबसे बड़ा भुजा 41, इसको यहाँ पे रख दीजिए कर्ण के स्थान पर, बाकी दोनों भुजा जहाँ मर्जी वहाँ रख लीजिए। एक 9 है और एक कितना है, 40 है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में बोला है कि इस त्रिकोण के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या। अब इसके भीतर एक बना लीजिए वृत्त, और इसी का हमें क्या बताना है, इसी का हमें बताना है त्रिज्या। ठीक है, समकोण त्रिभुज के भीतर में बना लिए वृत्त और इसी का हमें बताना है त्रिज्या। तो समकोण त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या, सब जगह नहीं, समकोण त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या होता है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2। दोनों छोटी भुजाओं को जोड़िए, बड़ी भुजा को घटाइए और 2 से भाग करिए, इससे इस त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या मालूम हो जाएगी। तो लंब कितना है, देखिए लंब है 9, आधार कितना है 40 और कर्ण कितना है 41, बट्टा में क्या होगा, बट्टा में 2 होगा। 9 और 40 49 में से 1 घटाइएगा 8 हो जाएगा, 8 बट्टा 2 यानी कितना 4। तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी, जिस त्रिभुज के भुजा का माप दे रखा है उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। अगर बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछता, जैसे ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, और इसके बाहर बने वृत्त की त्रिज्या इसका पूछता, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या होता है कर्ण का आधा, केवल कर्ण का हम लोग आधा कर लेते हैं। तो कर्ण कितना है, कर्ण आपका 41 है, 41 का जो आधा होता है यही इसके बाहर बने वृत्त की त्रिज्या का माप हो जाता। चूंकि अंतःवृत्त की त्रिज्या का माप पूछा, इसलिए आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, 4। तो समकोण त्रिभुज से बहुत ही ज्यादा ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। समकोण त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, P + B - H बट्टा 2, और समकोण त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, H/2 होगा। तो बहुत ज्यादा इसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आइए। बोला एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई 8, 13 और 15 है, तो इसके शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। देखिए भुजाओं का माप दे रखा है 8, 15, 17, तो इसका शीर्षलंब जो होगा, शीर्षलंब का अनुपात भुजा के अनुपात का उल्टा। तो भुजा 8 है तो इसका शीर्षलंब 1/8 हो जाएगा, भुजा 13 है तो शीर्षलंब 1/13 हो जाएगा, और भुजा आपका 15 है तो शीर्षलंब 1/15 हो जाएगा। भुजाओं के अनुपात का उल्टा त्रिभुज के शीर्षलंब का अनुपात होता है, ध्यान रखिएगा। त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात का उल्टा शीर्षलंब का अनुपात, और शीर्षलंब के अनुपात का उल्टा भुजाओं का अनुपात। त्रिभुज के भुजा का मान दे रखा है 8, 13, 15, यही है ना, बस इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम कर देंगे उल्टा। 8 तो 1/8, 13 तो 1/13, 15 तो 1/13, यही हो जाएगा इसके भुजाओं का, इसके शीर्षलंब का अनुपात। अब उल्टा कैसे होता है गौर से समझिएगा। एक तो तरीका है कि इस तरह से कर लिए, अब नीचे वाला सबका हम लेंगे एलसीएम, नीचे वाला से एलसीएम में भागफल से ऊपर वाला में गुना। दूसरा जो तरीका है डायरेक्ट उल्टा करने का, देखिए अनुपात को डायरेक्ट उल्टा करने का, यहाँ पे देखिएगा जैसे 8, 13 और साथ में क्या है आपका 15। अब हमें उल्टा करना है इसको, पहला को उल्टा करेंगे तो पहला के शीर्षलंब का अनुपात निकलेगा, तो इसको उल्टा करना है तो इसको ढकिए बाकी का गुना, तो 15 × 13 कितना हो जाएगा 195, हो गया उल्टा। दूसरा को उल्टा करना है, दूसरा को ढकिए बाकी का गुना, 15 × 8 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तीसरा को उल्टा करना है, तीसरा को ढकिए बाकी का गुना, 13 × 8 कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। तो यही इसके शीर्षलंब का आपका अनुपात हो जाएगा। अनुपात में अगर 3 पद हो, उल्टा करना हो तो पहला को ढकेंगे बाकी सबका गुना, दूसरा को ढकेंगे बाकी सबका गुना, तीसरा को ढकेंगे बाकी सबका गुना, हो जाएगा उल्टा आपका। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है कौशिक अल्फा का मान 5/3 और अल्फा और बीटा क्या है, पूरक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान आपका 90 डिग्री है, और कौशिक अल्फा का मान 5/3। अच्छा एक चीज बताइए, कौशिक थीटा का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा, तो कौशिक अल्फा के जगह हम साइन अल्फा भी तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कौशिक अल्फा का मान 5/3 है तो साइन अल्फा का मान 3/5 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि साइन के फॉर्म में दे रखा है इसलिए हम लोग साइन अल्फा कर लिए। कौशिक अल्फा का उल्टा साइन अल्फा, कौशिक का उल्टा साइन होता है 5/3 तो 3/5 कर दिए। अब गौर से यहाँ पे देखिएगा,
यह आपका कोई समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब इसमें यहां पे हम ले लेते हैं अल्फा, यह हमारा जो एंगल है इसको हम ले लेते हैं अल्फा, यह तो आपका 90 डिग्री होता है, और इसको हम ले लेते हैं बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा मिला के पूरक है, तो यह 90 डिग्री है, तो यह दोनों मिला के आपका पूरक होगा ही, मतलब इस दोनों को मिला के 90 डिग्री होगा ही। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। अब साइन अल्फा का मान दिया है, मतलब इसका अल्फा इस एंगल के रिस्पेक्ट में बोला है, तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा उसके सामने वाला लंब, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण आपका होता ही है। तो साइन अल्फा बराबर 3/5, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब 3 कर्ण 5, तो लंब कितना 3 और कर्ण कितना 5। लेकिन ध्यान रखिएगा इस एंगल के रिस्पेक्ट में यह लंब होगा, लेकिन अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में चलेंगे तो यह लंब होगा। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसके सामने वाला लंब हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे अल्फा रखे तो यह लंब हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा, तो आधार कितना 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो आधार आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 5, या कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस करिएगा, पाइथागोरस लगाइए, फिर भी आपका आधार निकल जाएगा, आधार हो गया 4। अब जो समझने वाली बात है उसको गौर से देखिएगा। यहाँ बोला है साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की जगह तो साइन अल्फा का मान पहले से पता है 3/5, तो 3/5 रख दीजिए, इंटू कॉस बीटा, किस एंगल के रिस्पेक्ट में बोला, इसके रिस्पेक्ट में, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में बोला है, तो हमारा लंब कितना हो जाएगा 4, लंब कितना हो जाएगा 4, तो यह तो कर्ण है, यह आधार हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो 3 बट्टा कितना हो जाएगा 5, तो कॉस बीटा बराबर 3/5। क्योंकि कॉस बीटा बोला है तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में यह आधार नहीं होगा, आधार यह होगा, यह तो लंब हो जाएगा। कॉस बीटा यानी इसके रिस्पेक्ट में, तो जिस एंगल की बात करेगा उसके सामने वाला लंब, तो यह लंब होगा, तो यह आधार हो जाएगा। तो आधार बट्टा कर्ण यानी कि 3/5 माइनस, आगे चलिए कॉस अल्फा, अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में बोला है अल्फा यानी यह लंब हो जाएगा, तो आधार कितना 4, तो 4/5, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण यानी कि 4/5 होता है, और इनटू साइन बीटा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बोला है साइन बीटा, इसके रिस्पेक्ट में लंब कितना हो जाएगा 4, तो लंब बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा। बस सोल्व करिए, यह आपका हो गया 9/25 और माइनस यह आपका हो गया 16/25, दोनों के बट्टा में 25 है तो एलसीएम तो 25 ही हो जाएगा, 9 में से 16 माइनस करिए, -7/25, यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट था उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।